नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीद नियमों में बदलाव। कर्मचारियों को बार बार अनुमति लेने की प्रक्रिया होगी समाप्त। अंकिता हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर का नया ऑडियो प्रसारित। भाजपा के बड़े नेता का नाम लेने का दबाव। 13 साल जेल में बिताने के बाद हत्या का दोषी नाबालिग घोषित। हाईकोर्ट ने दिया तत्काल रिहाई का आदेश। 21 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा। 2 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान। वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश, बर्फबारी के आसार। मैदान में छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने के आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ झबरेड़ा में दर्ज 2 मुकदमों पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने थाना झबरेड़ा में दर्ज 2 मुकदमों में फौरी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने वालों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा। सुनवाई के दौरान विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ देहरादून में दर्ज अन्य 2 मुकदमों की गिरफ्तारी पर राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। जैसे कि कल 2 याचिकाओं में तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जस्टिस आशीष नथानी जी द्वारा अरेस्ट ऑफ स्टे जो है सुरेश राठौर को ग्रांट कर दिया गया था। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में 4 एफआईआर दर्ज हुई, 2 हरिद्वार में, 2 देहरादून में। 2 में तो जो है माननीय न्यायालय ने कल ही अरेस्ट ऑफ स्टे जो है ग्रांट कर दिया गया था। आज जो थाना झबरेड़ा में एफआईआर संख्या 356 थी, उसमें आज जो है माननीय न्यायालय ने अरेस्ट ऑफ स्टे ग्रांट कर दिया है, कल के ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए। एलिगेशन ये थे कि जो सुरेश राठौर है और उर्मिला सनावर हैं, इन्होंने मिलीभगत करके दुष्यंत कुमार गौतम जो कि भाजपा के हैं, महामंत्री हैं, उनके जो है खिलाफ वीडियो और ऑडियो वायरल किए हैं। आगे बढ़ते खबरों में, भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा खटीमा के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर एक भव्य समारोह सम्मान आयोजन किया गया। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद्र भट्ट को बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान नेता मनोज शाही को किसान मोर्चा का कुमाऊं मंडल सह संयोजक एवं रामू भारती को अनुसूचित जाति का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने टोल टैक्स से रामलीला ग्राउंड तक ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकालकर आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया। अपनी प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले ये देश जो है कल्चर, यहाँ से जो इसका कल्चर एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर से ही भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसानों की मुद्दाओं को आगे उठाना और अपने सरकार तक पहुंचाना, जो काम नहीं हुए हैं उसको पूरा करना। जैसे अभी तो धान के पेमेंट हो गए हैं और कई चीज़ें हो गई हैं, गन्ने का भी पेमेंट आ रहा है भाई, उसमें कोई भी किसानों की कोई समस्याएँ आती हैं, जो भी आती है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और सरकार तक पहुँचाना और उस काम को कराना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनने मुझे इस लायक समझा। और देखिए 2027 की जहाँ तक बात रह गई, हम पूरे खटीमा वासी चाहते हैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा से ही इस प्रदेश का नेतृत्व करें। तो हम सबकी एक ही आवाज़ है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी को 2027 में खटीमा वापस लाना है। आगे बढ़ते खबरों में, शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रशासन ने खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान व जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस संबंध में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि खुले में कूड़ा या पत्तियां जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाती है।
उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने पर नगर निगम के कुछ सफाई कर्मियों और दुकानदारों पर भी चालान किए गए हैं। देखिए, खुले में कूड़ा, पत्तियां ये सब जलाने पे जो है पूर्णतः पाबंदी है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है विधि के अनुसार जो है कार्रवाई की जाती है, जिसमें हमारे कई सफाई कर्मियों पे भी चालान किए हैं, दुकानदारों पे भी चालान किए हैं और वेलम गर्ल्स स्कूल पे भी पिछले दिनों 10,000 रुपये की शास्ति आरोपित की गई। और अब आगे बढ़ते खबरों में, प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सानिध्य में विभिन्न दलों के लोगों द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुमति मिलने के बाद भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान को शुरू कर दिया गया है और वहीं कोई लोग संगठन में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक भी थे। भट्ट ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों के लोगों को सदस्यता प्रदान की गई है और जिला स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को फिर खोल दिया है। पिछले दिनों से हम पे बहुत दबाव था, पार्टी में आने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अनुमति के बाद इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अनुमति मिली है। और मैं आपको बताते हुए खुशी है कि आज हमारे दल से पौड़ी जिले के 3 प्रमुख, पौड़ी के खास पौड़ी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती स्मिता नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अर्चना तोपाल जी जो हमारी ज्येष्ठ प्रमुख है वहाँ की, और नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख है, तीनों ने और उनके साथ 6 बीटीसी में उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर की गई हालिया प्रेस वार्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ पत्रकार वार्ता में आए थे, लेकिन इसके बावजूद कई अहम सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। उन्होंने कहा कि जो सवाल कांग्रेस ने कल उठाए थे वो आज भी उतने ही जायज हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आज सरकार की ओर से मंत्री नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स अंकिता मामले में सफाई दे रहे हैं। मंत्री जी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी असहज हैं। और मुख्यमंत्री जी असहज इसलिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले दिन से उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न देने का, जो उत्तर देने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही असहज था। और अब खबर रुड़की से है, जहां ऊर्जा निगम ने बिजली चोरों के खिलाफ ऊर्जा निगम ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रखा है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। विजिलेंस, पीएससी और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने एक साथ 5 गांवों में छापेमारी कर 160 से ज्यादा बिजली चोरी के मामले पकड़ते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ऐसा है कि आज हमारे मुख्यालय स्तर से विजिलेंस की टीम आई थी, जिसमें 88 घंटा विजिलेंस श्री अरुण कुमार साहब के नेतृत्व में हमारे हेडक्वार्टर से पूरी टीम आई, जिसमें इंस्पेक्टर विजिलेंस भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जिला स्तर से पुलिस प्रशासन में बहुत सहायता प्राप्त हुई। 2 पीएससी की टीम, महिला बल और पुलिस बल भी मिले। उनके साथ हमने अपनी एक टीम बनाई लोकल स्तर पे, जिसमें कि मेरे वितरण खंड के नगरीय के 3 खंड अधिकारी, अश्विनी कुमार, आकाश, अनीता सैनी तथा उपखंड अधिकारी लंढोरा गुलशन मुरारी, उपखंड अधिकारी पुहाना अंजीव राणा, और उनके साथ सभी और अभियंताओं की अलग अलग एक टीम 7 टीमें बनाई गई। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने जिलाध्यक्ष
हालेश्वर सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आर्य समाज मंदिर से लेकर मुख्य बाजार तक होते हुए शुगर मिल गेट तक पदयात्रा की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में असमक्ष रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण में कांग्रेस निष्पक्ष जांच की मांग करता है। लोग नेता को एक सम्मान की दृष्टि से देखते और वीआईपी किसको कहा जाता है? नेता को कहा जाता है। और यहाँ अंकिता के प्रकरण में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, दिन के उजाले की तरीके से साफ हो गई है कि अंकिता को किसी ऐसे वीआईपी कौन था, नाम तो अब सामने आए हैं। सम्मानित साथियों, आज अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए गणेश गोदयाल जी के आह्वान पर और बहुत ही सम्मानित हरीश रावत के नेतृत्व में लक्सर में एक पैदल मार्च निकाला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है उसमें सीबीआई जांच कराने और जो जिनका नाम गट्टू मट्टू का जो नाम आ रहा है उनको उजागर करने के उद्देश्य से ये आज हरीश रावत जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। और अब खबर विकासनगर से है, जहां आगामी 10 जनवरी से डाक पत्थर में क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ललकार द चैलेंज नाम से आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि इस टूर्नामेंट का मकसद युवाओं को खेलकूद के लिए प्रेरित करना है और नशे के खिलाफ जागरूक करना है। बताया कि पिछले 10 सालों से आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में इस बार ये टूर्नामेंट करीब 22 दिनों तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल आदि प्रदेशों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। विगत 10 वर्षों से ये ललकार द चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कमेटी द्वारा कराया जा रहा है। इस बार थोड़ा भव्य रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है और एक अच्छे प्राइज रखे गए हैं कमेटी द्वारा। और हम सभी का ये विश्वास है कि अन्य प्रदेशों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, हरियाणा, अन्य राज्यों से इस क्रिकेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए खिलाड़ी आते हैं और इस क्षेत्र को एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह का टूर्नामेंट कराते रहें, ताकि जो युवा जो नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। और अब खबर रुड़की से है, जहां कॉलोनी वासियों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। सालियर चेक पोस्ट के पास स्थित एमएस विहार कॉलोनी के लोगों ने एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल कॉलोनी वासियों का आरोप है कि एनएचएआई द्वारा उनकी कॉलोनी के ठीक सामने सड़क पर मिट्टी डालकर उसे करीब 6 फीट ऊंचा कर दिया गया। इतना ही नहीं, निर्माणाधीन पुलिया को भी नाले के लेवल से लगभग 1 मीटर ऊंचा बना दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह सड़क और पुलिया का निर्माण किया गया तो आने वाले बरसात के मौसम में पूरा बारिश का पानी कॉलोनी में भर जाएगा, जिससे दर्जनों परिवारों के घर जलमग्न हो सकते हैं। वजह नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट बनता है, एक पहले इसका डीपीआर होता है, भौगोलिक स्थितियाँ देखी जाती है, उस हिसाब से हमारा जो ये नक्शा है, ड्राइंग है इसका, वो एनएचएआई के द्वारा स्वीकृत है। इन्होंने अपनी शिकायत हमें दी है, हमने इनकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित की है। उच्च अधिकारी हमारे आए भी थे, इनके सामने देख के भी गए हैं और वो जितना संभव हो सकता है वो करेंगे। इलियास और मैं एमएस कॉलोनी, जो ये एमएस विहार है, यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे मेरा आवास है। असल में क्या है, जो एनएच वालों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि इनकी वजह से हर जगह आज की डेट में पानी की समस्या बनी हुई है। होता क्या है कि जिस टाइम पे एनएच का कार्य होता है, ये नहीं देखते कि भाई पानी की निकासी कहाँ से होगी, कैसे होगी। ये एमएस विहार कॉलोनी के व्यापार करते हैं, यहीं पे हम रहते हैं। ये एनएचआई वालों ने यहाँ रोड से 2 मीटर ऊपर उठा के पाइप लगा दिया है, जिससे समस्त व्यापारियों को, हमारे भाई जो यहाँ रहते हैं, सबको बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इससे आने वाले समय में जब बरसातें होंगी
यहाँ एक्सीडेंट हुआ करेंगे, पानी इतना भरेगा कि सबका जो माल है, जो घर बनाए हुए हैं सबने, सबको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उस नुकसान की रोकथाम के लिए हम जन आंदोलन करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे, लेकिन हम इस पाइप को 2 मीटर नीचे कराना पड़ेगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई निरंजनपुर से राज्य के 13 आईटीआई संस्थानों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रशिक्षण हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल व टाटा एस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये पहल इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ एमओयू के तहत राज्य के युवाओं को रोजगारमुखी और अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई है। इसके अंतर्गत मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित 8 दीर्घावधि और 23 लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक उन्होंने समझा। और 27 के चुनाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप देखें तो विपक्ष के पास कुछ सरकार के खिलाफ के मुद्दे नहीं है। हम एक मुद्दे तो दुनिया भर के रोज नया मुद्दा पैदा कर देते हैं, वो कोई विषय नहीं है, वो बहुत बड़ा विषय भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस मुद्दे पे वो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो बहुत लंबे समय तक इस राजनीति को कर नहीं पाएंगे। क्योंकि कल आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे मुख्य सेवक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सबकी राजनीति एक झटके में खत्म कर दी। दोबारा कहना चाहूंगा कि जब भाजपा पद देती है तो उससे पहले ही उसको जिम्मेदारी के रूप में बता देती है कि आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी। अब जैसे 2027 में चुनाव आने वाला है, 2026 आ चुका है, 2027 कब आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। और युवा मोर्चा की बहुत ही अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी को रहती है। और निश्चित मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि युवा मोर्चा बहुत अधिक से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जितवाएगी और निश्चित रूप से हमारी 2027 में पार्टी जीतकर आएगी। और अब खबर डोईवाला से है, जहां जौली ग्रांट क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त ऋषिकेश जिलाध्यक्ष शिवम रुटेजा और प्रदेश सह कोषाध्यक्ष के स्वागत में एक भव्य स्वागत का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शिवम को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। तस्कर हैं जो ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम कर रहे हैं, खासकर उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से आके यहाँ पर ड्रग्स बेच रहे हैं। इस अभियान के तहत सभी मेन अपराधी जो इसमें मुख्य रूप फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रुड़की की, जहां रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास गांधी वाटिका के सामने गंग नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने गोताखोरों और जलवीर मोनू की मदद से शव को गंग नहर से बाहर निकलवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है और प्राथमिक जांच में मृतक के चेहरे और शरीर पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका भी और गहरी हो गई है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने की अपील की है। अभियान जब चलता है तो मेन जो उसका फोकस था कि जो इस तरह के बड़े तस्कर हैं जो ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम कर रहे हैं, खासकर उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से आके यहाँ पर ड्रग्स बेच रहे हैं। इस अभियान के तहत सभी मेन अपराधी जो इसमें मुख्य रूप से जो एक रैकेट के रूप में, एक ऑर्गेनाइज संगठन के रूप में जो काम कर रहे थे इस रैकेट ड्रग्स माफिया, उन पर काफ़ी सारी कार्रवाई एसटीएफ के द्वारा, एएनटीएफ जो है और जिला पुलिस द्वारा की गई है। अब जो इसमें जो सेकंड फेज का है उसमें जो जन जागरूकता है उसको ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि जिस तरह से युवा कहीं ना कहीं नशे की लत में फंस जाते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे पैडलर्स हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ते खबरों में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को साकार करने की दिशा में नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के कड़े निर्देशों पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत काठगोदाम पुलिस ने एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी मनोज कुमार के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी लालकुआं दीपशिखा अग्रवाल के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष काठगोदाम विमल मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने काठगोदाम क्षेत्र में कुंवरपुर गौला पुल बाईपास रोड के पास चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोक तलाशी ली गई, जिसमें सवार व्यक्ति के कब्जे से 275 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। हमारी राज्य सरकार और डीजी साहब और आईजी मैडम की तरफ से लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश हमें प्राप्त होते रहते हैं। उसी क्रम में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जहां पे थाना काठगोदाम के अंतर्गत हम लोगों ने एक नशे की बड़ी खेप 275 ग्राम्स स्मैक हम लोगों ने बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। और उसमें हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के दौरान कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हम लोग इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और ये अभियुक्त जो है इसका आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ये नशे के कारोबार में एक बार जेल जा चुका है पिथौरागढ़ जनपद से। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। रुद्रपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने और उच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए महापौर विकास शर्मा के संज्ञान पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया है। महापौर के कड़े रुख के बाद टीम ने शहर के विभिन्न मस्जिदों में निर्धारित डेसिबल से ज्यादा आवाज में बजाए जा रहे लाउडस्पीकरों को उतरवा दिया। इस दौरान धार्मिक संस्थाओं को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में मानकों का उल्लंघन हुआ तो भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का